नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ, कॉलेज स्कूल लेक्चरर के एग्जाम, साथ ही साथ डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनका महत्वपूर्ण भाग है। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल, जो कि काफी चर्चित महत्वपूर्ण काल माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिंदी साहित्य के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, साथ ही साथ साथ कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिसके कारण से इसका नाम जो है वो आदिकाल पड़ा है, किन किन विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है और आदिकाल जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, उन सभी प्रमुख बातों को लेकर आज का जो वीडियो है ये है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम चार प्रमुख कालों में बांटते हैं। प्रथम काल आदिकाल के नाम से, द्वितीय काल भक्ति काल, तृतीय काल जो है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और चतुर्थ जो काल है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम चरण प्रारंभिक काल, जिसे हम आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, जय काव्य, अंधकार काल, अपभ्रंश काल, संक्रमण काल, आधार काल आदि आदि नामों से विभूषित करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम चरण, सबसे महत्वपूर्ण चरण और सबसे विवादाप्रस्त काल माना जाता है, क्योंकि आदिकाल के नामकरण और उसके समय सीमा को लेकर विद्वान जो हैं वो एक मत नहीं है। सभी विद्वान अपने मत के अनुसार अलग अलग नामकरण और उसका नाम समय सीमा जो है वो अलग अलग बताते हैं। जैसा कि अगर राजनीतिक परिस्थिति में देखा जाए, भारत की उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस समय भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, 643 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात भारत की जो केंद्रीय सत्ता है वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं। हिंदू राजा जो हैं वो अलग अलग राज्य की स्थापना कर लेते हैं। आपसी कलह और वैमनस्य का जो भाव है वो उस समय बहुत ही प्रचंड रूप में था अपने, और उसी समय हिंदी साहित्य का उदय भी माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को आदिकाल के नाम से पुकारा है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा का जो विकसित रूप है उसी को उन्होंने आदिकाल कह के पुकारा है। अपभ्रंश जो भाषा है उसको भी अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग उसका नामकरण किया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उसे प्राकृत भाषा हिंदी के नाम से जानते हैं, भोलाराम व्यास जो हैं उसे अवहट भाषा कह के पुकारते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के नाम से अपभ्रंश भाषा को जानते हैं, और विद्यापति जो हैं उसे देसिल बैना कहकर पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो अपभ्रंश भाषा है उसका नामकरण भी अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार किया है। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश भाषा को किस नाम से पुकारा है। तो उन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कह के पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी कह के पुकारा है। ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगली बात जो आती है आदिकाल के नामकरण से संबंधित, कि आदिकाल का जो नामकरण है वो किस रूप में किया जाए जो कि सर्वमान्य हो। अलग अलग विद्वानों ने कौन कौन से जो नाम है वो आदिकाल को दिए हैं और उसका समय सीमा जो है वो क्या क्या निर्धारित की है। वैसे अगर देखा जाए तो आदिकाल की जो सर्वमान्य सीमा है या समय सीमा जो है वो 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी मानी गई है। अब देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार आदिकाल का नामकरण किस किस रूप में किया है। पहले जो हमारे विद्वान आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जिस प्रकार से हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का विभाजन आदिकाल के नाम से किया है, उसी के नाम के अनुसार ही हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल को हम आदिकाल के नाम से पुकारते हैं। यानी कि आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। उन्होंने आदिकाल को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का जो समय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको निर्धारित किया है।
अगले विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का भी कहा है, यानी कि आदिकाल जो है उसे हम वीर गाथा काल के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ 12 ग्रंथ जो हैं उनकी प्रामाणिकता जो है वो देते हुए कहा है कि जैसे कि परमाल रासो हैं, पृथ्वीराज रासो हैं, बिसलदेव रासो हैं, हमीर रासो हैं, विजयपाल रासो जो हैं, खुमार रासो हैं, कीर्तिलता हैं, कीर्ति पताका हैं, इस तरह के जो वीर गाथात्मक जो ग्रंथ थे, वीर और श्रृंगार से परिपूर्ण जो ग्रंथ थे, उन्हीं के आधार पर इन्होंने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। और उसकी जो समय सीमा है उन्होंने 1050 से 1375 मानी है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले विद्वान आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को बीच वपन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल कह के आदिकाल को पुकारा है और इसकी जो समय सीमा है वो 750 से 1000 ईस्वी मानी है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहकर आदिकाल को संबोधित किया है और इसका जो समय है वो 769 ईस्वी मानी है। अगले आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। फिर प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक। इस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कह के पुकारा है। अगले आते हैं हमारे विद्वान गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है और शून्य काल कहा है, जबकि मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो आदिकाल को वीर काल कह के पुकारते हैं और उसकी जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है। अगले आते हैं हमारे विद्वान धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल जो है वो नाम आदिकाल को दिया है, यानी आदिकाल को उन्होंने अपभ्रंश काल कह के पुकारा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी अपभ्रंश काल कह के ही आदिकाल को संबोधित किया है, जबकि ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल को चारण काल कहा है, क्योंकि चारण साहित्य जो है वो काफी मात्रा में लिखा गया था। इसी कारण से उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कह के पुकारा है और उसकी जो समय सीमा है वो 700 से 1300 ईस्वी के मध्य मानी थी, जो कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात के जो हैं वो मानी जाती हैं। अगले जो हमारे आते हैं साहित्यकार पृथ्वीनाथ कमल, जिन्हें हम कुलश्रेष्ठ के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने आदिकाल को अंधकार काल के नाम से पुकारा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं उन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल कहा है, जबकि राम खिलावन पांडे जो हैं संक्रमण काल कह के आदिकाल को संबोधित करते हैं और उसका जो समय सीमा बताते हैं वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी उन्होंने बताई है। जबकि हरीश वर्मा जो हैं उन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है, जो कि राम खिलावन पांडे के अनुसार ही है। मोहन अवस्थी जो हैं वो आदिकाल को आधार काल के पुकारते हैं, यानी कि मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कह के पुकारा है। अगली जो बात आती है हमारी कि आदिकाल का नामकरण जो है शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कह के पुकारा है, यानी कि शंभुनाथ सिंह जो हैं आदिकाल को प्राचीन काल कह के पुकारते हैं। वासुदेव सिंह उद्भव काल कह के पुकारते हैं आदिकाल को। राम प्रसाद मिश्र उसे संक्रांति काल कहते हैं। शैलेश चेदी आविर्भाव काल कह के पुकारते हैं आदिकाल को, जबकि हरीश जो हैं हमारे लेखक उन्होंने उत्तर अपभ्रंश काल कहकर आदिकाल को संबोधित किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल और जाति उदय काल कहकर आदिकाल को संबोधित किया है। श्याम सुंदर दास जो हैं उन्होंने वीर काल और अपभ्रंश काल आदि नामों से आदिकाल को संबोधित किया है। अगली जो बात आती है कि आदिकाल में जो 2 प्रमुख भाषाओं के रूप थे, 2 प्रमुख शैलियां थी, डिंगल और पिंगल, वो क्या थी वो हम पढ़ते हैं। राजस्थान में डिंगल शैली पहले आती है कि राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए, चारण कवि अपने राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा में जो उन्होंने गीत लिखे थे उन गीतों को लयात्मक रूप से
गाने के लिए जिस साहित्यिक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है उसे हम डिंगल शैली के नाम से पुकारते हैं। डिंगल शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रहती है कि इसमें जो शब्द जिस तरह से बोला जाता है उसे उसी रूप में लिखा जाता है। कहा जाता है कि डिंगल शैली जो है काफी कर्कश शैली मानी जाती है, काफी कठोर शैली जो है वो मानी जाती है, कर्णप्रिय नहीं है। ये डिंगल भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग है कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि डिंगल का जो प्रारंभिक प्रयोग है या सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो कवि कुशल लाभ द्वारा किया गया था उनके ग्रंथ पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में। अगला पॉइंट आता है कि राजस्थान में चारण कवि जो हैं बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने अपनी रचनाओं में डिंगल शैली का भरपूर प्रयोग किया है। अब आती है हमारी पिंगल शैली। पिंगल शैली जो है वो भाटों द्वारा रचित राजस्थानी की एक विशिष्ट काव्य शैली है, जबकि डिंगल जो है वो चारण कवियों द्वारा रचित है। तो पिंगल जो शैली है काफी कर्णप्रिय है, सुनने में मधुर लगती है। यह जो पिंगल शैली है वो ब्रज भाषा और राजस्थानी दोनों भाषाओं का मिश्रण है, यानी कि दोनों भाषाओं की समन्वित विशेषता जो है वो आपको पिंगल शैली में देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि ये कर्णप्रिय होने के कारण, कर्णप्रिय शब्दावली होने के कारण पिंगल शैली जो है काफी लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका जो विलय है वो ब्रज भाषा में हो गया था। इसी कारण से पिंगल जो शैली है उसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हमारा कि हिंदी में सर्वप्रथम कवि किसे माना जाए। यहाँ पर भी अलग अलग विद्वान जो हैं अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग कवि को प्रथम कवि के रूप में मान्यता देते हैं, जिसमें से प्रथम कवि जो हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम कवि सरहपा या सरहपाद को माना गया है और इनका समय सीमा जो उन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने मानी है वो 769 ईस्वी मानी गई है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न जो है वो एग्जाम में आया हुआ है कि हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना गया है, तो वो सरहपा या सरहपाद को माना गया है। इनका समय भी पूछा गया था 769 ईस्वी। और एक प्रश्न जो है यहाँ से और भी बनता है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वो सरहपा है। दूसरे कवि आते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर। उन्होंने पुष्प या पुंड कवि जो हैं, जो कि 10वीं शताब्दी में आते हैं, उनको उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त जो है वो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और उनकी समय सीमा जो है वो 1184 ईस्वी निर्धारित करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि मानते हैं। उनके अनुसार स्वयंभू जो है हिंदी के सर्वप्रथम कवि हैं और उनका समय सीमा जो है वो 693 ईस्वी राम कुमार वर्मा ने मानी है। अब आते हैं आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और उसकी जो समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी मानी है उन्होंने। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं और उन्होंने उनका जो समय है वो 15वीं शताब्दी माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह के पुकारा है। राजा मूंज कवि जो हैं उनको उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि के रूप में मान्यता दी है और 993 ईस्वी इसका समय माना है। रामचंद्र शुक्ल भी आचार्य गुलेरी जी के जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्हीं के अनुसार राजा मूंज व भोज कवि जो हैं उसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और 993 ईस्वी उनका समय सीमा जो है वो बताते हैं। अगला पॉइंट आता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में और यूजीसी नेट और आदि जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियों से संबंधित जितने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हमारे बनते हैं कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें जो प्रमुख प्रवृत्ति होती हैं वो हमें उस पर टिक करना होता है। और सेकेंड ग्रेड के एग्जाम जो सिलेबस लगा है उसमें तो स्पष्ट रूप से आपको दिया गया है
आदिकाल की काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। यहां से हमको जो प्रश्न है यहां से बनने के आसार हैं, इसीलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो पहली प्रवृत्ति आती है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो रासो साहित्य हैं, अक्सर आप देखेंगे कि आदिकाल के जितने भी साहित्य ग्रंथ जो हैं, साहित्यिक जो पुस्तकें हैं, उसमें आश्रयदाताओं की भरपूर प्रशंसा की गई है। इसी कारण से ऐतिहासिकता का अभाव उसकी प्रमुख आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति भी मानी जाती है, क्योंकि आदिकाल की जो प्रमुख जितनी भी रचनाएं हैं उनकी समय सीमा क्या है वो सर्वमान्य नहीं है, ऐतिहासिकता जो है वो नहीं है, क्योंकि कुछ जो विद्वान हैं रासो साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसके ऐतिहासिकता पर भी संदेह करते हैं कि यह जो ग्रंथ है वो लिखा ही नहीं गया था। अप्रामाणिक रचनाएं भी आदिकाल की प्रवृत्तियों की प्रमुख प्रवृत्तियां मानी जाती हैं, क्योंकि जितने भी रचनाएं हैं वो प्रामाणिक रूप से हमें प्राप्त नहीं हैं। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं जिसमें राजा जो है अपने जो बहुत सारे राजा ऐसे हैं, बहुत सारे कवि जो ऐसे हैं, उन्होंने स्वयं युद्धों में हिस्सा लिया है, भाग लिया है उन्होंने, और उन्होंने युद्धों का बहुत ही सजीव और जीवन चित्रण जो है अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। चारण और भाट जो थे कवि या दरबारी कवि जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजा और महाराजाओं की प्रशंसा में ही काव्य प्रशस्ति करते थे, यानी कि काव्य लिखते थे। इसी कारण से आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव आपको देखने को मिलेगा। वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं आपको आदिकाल में भरपूर देखने को मिलेगी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, विजय बिसलदेव रासो है, हमीर रासो है, विजयपाल रासो हैं, खुमान रासो हैं, कीर्तिलता हैं, कीर्ति पताका हैं, विद्यापति की पदावली जो है वो वीर और श्रृंगार और सभी से परिपूर्ण रचना मानी जाती हैं। ये सारी रचनाएं जो हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति आती है कि आदिकाल में विविध छंदों का प्रयोग जो है, जैसे कि दोहा, रोहला, तोटक है, तोमर है और आर्या जो छंद है उसका भरपूर प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। आदिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो डिंगल भाषा थी, जो कि राजस्थानी भाषा का एक मिश्रित रूप था। आदिकाल की जो प्रवृत्ति है वो काव्य की शैली जो थी, कुछ काव्य जो हैं वो मुक्तक शैली में लिखे गए हैं, कुछ काव्य जो हैं वो प्रबंधक शैली में लिखे गए हैं। रासो शैली की जो प्रधानता सबसे प्रमुख मानी जाती है वो गेय प्रधानता, यानी कि इनके जो ग्रंथ हैं या इनके जो काव्य हैं उन्हें हम गा सकते हैं, उनके गायन शैली जो हैं वो गायन शैली हैं। आदिकालीन जो जितने भी चारण कवि या भाट कवि रहे हैं उन्होंने नायक, नायिका, श्रृंगार और वीर काव्य के साथ साथ प्रकृति का भी बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव, अप्रामाणिक रचनाएं, युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता का अभाव, वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल भाषा जो है उसका प्रयोग, काव्य की शैली जो थी वो मुक्तक और प्रबंधक काव्य, गेय प्रधान काव्य हैं और प्रकृति का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। अगली जो बात आती है कि आदिकाल की जो प्रमुख साहित्यिक काव्य धारा है या प्रमुख साहित्य जो है उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हिंदी आदिकालीन साहित्य जो है या उसकी जो काव्य धारा है उसको हम प्रमुख 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम जो भाग आता है हमारा धार्मिक साहित्य के रूप में आता है, यानी कि आदिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो धार्मिक श्रेणी में भी आते हैं। दूसरे जो साहित्य आता है लौकिक साहित्य, उसमें भी आते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रमुख है रासो साहित्य, उसके अंतर्गत भी हम आदिकालीन साहित्य को रखते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, तीनों साहित्य की जो रचनाएं हैं और रचनाकार हैं उनको हम रखते हैं। लौकिक या लोक साहित्य जो है उसके अंतर्गत हम ढोला मारूरा दूहा, बसंत विलास, राउवेल,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति की जो पदावली है, उन सभी को हम लोक साहित्य या लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जबकि रासो साहित्य में आप पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो जो हैं, उन रासो साहित्य को हम रखते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो साहित्य है या काव्य धारा जो है, वो 3 प्रमुख भागों में बांटी है, धार्मिक, लौकिक और रासो साहित्य, जिसमें से अगले वीडियो में हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इनको अलग अलग वीडियोस में हम इनको अलग अलग कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हम पढ़ेंगे। तो साथियों, आज हमने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी का बहुत ही अच्छे से और गहनता से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।